So, hello everybody, Namaste, and welcome back to my YouTube channel, Job and Scholar. I'm Dr. Kamika Chaudhary, and I'm an assistant professor in a government PG college. इस चैनल पे मैं आप लोगों के लिए जॉब रिलेटेड वैकेंसीज को लेके आती हूँ एंड आई जस्ट प्रॉमिस कि मैं इस चैनल पे कोई भी फेक वैकेंसी नहीं लेके आती हूँ, ठीक है। जो वैकेंसी मुझे लेजिट वैकेंसीज दिखाई देती हैं, लेजिटिमेट होती हैं, जो ऑथेंटिकेटेड वैकेंसी होती है, आपकी वेबसाइट्स पे प्रेजेंट होती है, उन्हीं वैकेंसी को लेके मैं आप लोगों के लिए इस चैनल पे वीडियोस बनाती हूँ। आज की जो वैकेंसी है वो वैकेंसी आई है आपकी इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड की तरफ से, IOCL। हम सभी जानते हैं, हम सब ने कभी ना कभी पेट्रोल पंप से पेट्रोल जरूर लिया होगा। मोस्टली जो पेट्रोल पंप्स होते हैं वो आपके इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड के ही पेट्रोल पंप्स होते हैं। प्लस ये जो कंपनी है आपकी, ये आपकी महारत्ना कंपनी है, इंडियन ऑयल नेशनल ऑयल कंपनी भी हम इसे बोलते हैं, इंडिया की नेशनल ऑयल कंपनी भी कहा जाता है इसको। सो इस कंपनी में बहुत सारी मतलब अप्रॉक्सीमेटली 400 के करीब वैकेंसीज रिलीज की गई हैं, लोकेशन वाइज वैकेंसी है। इस वीडियो में हम उन्हीं सारी वैकेंसीज का डिटेल देखने वाले हैं। चलिए तो फटाफट से स्टार्ट करते हैं कि क्या क्या चीजें रिक्वायर्ड है। सबसे पहले ये इंडियन ऑयल हो गया। इंडियन ऑयल का आपका इंट्रोडक्शन पार्ट है यहाँ पे, जो कि हमें देखने की जरूरत नहीं है। वैकेंसीज जो आई हैं, जो आपका वैकेंसीज मांगी गई है, वो मांगी गई है आपकी जूनियर इंजीनियरिंग असिस्टेंट की वैकेंसी। पहली लाइन में ही बताया है कि कहाँ कहाँ पे किन किन लोकेशंस या पेट्रोकेमिकल यूनिट्स पे आपकी वैकेंसीज मांगी है, आई हुई है। वो है जैसे आपके गुवाहाटी असम में, देन बरौनी बिहार में, वडोदरा गुजरात में, हल्दिया वेस्ट बंगाल में, मथुरा यूपी में एंड पानीपत हरियाणा, दिग्बॉय असम में, बोंगईगांव असम में एंड पारादीप उड़ीसा में। सो ये सारी जगह है जहाँ पे आपकी वैकेंसीज प्रेजेंट है। तो ये जो टेबल है उसमें रिफाइनरी वाइज वैकेंसी ही यहाँ पे मेंशन की गई है। तो आप क्या करेंगे, आपको ध्यान रखना है पोस्ट कोड का, एंड उसके बाद जो वैकेंसी है वो किस डिपार्टमेंट में है, एंड देन आपका टोटल वैकेंसीज आप यहाँ से चेक कर सकते हैं, किस रिफाइनरी में कितनी वैकेंसी है वो भी पता कर सकते हैं। एंड देन आपका जो कैटेगरी वाइज वैकेंसी है, जो रिजर्व कैटेगरीज है, उन लोगों के लिए जो वैकेंसी है वो भी हम यहाँ पे चेक कर सकते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले देख लेते हैं पोस्ट कोड 1 की बात करते हैं। 201 जूनियर इंजीनियरिंग असिस्टेंट फॉर प्रोडक्शन डिपार्टमेंट एंड की पोस्ट है, जिसमें आपकी ये सारी वैकेंसीज यहाँ पे आई हुई है। जैसे गुवाहाटी में टोटल 17 वैकेंसीज है, जिसमें अनरिजर्व की 8 वैकेंसी है, EWS की 1, SC 1, ST 2 एंड OBC नॉन क्रीमी की 5 वैकेंसीज है। तो इस तरीके से आप हर एक रिफाइनरी में अपनी वैकेंसीज चेक कर सकते हैं। पोस्ट कोड 202 है आपका जूनियर इंजीनियरिंग असिस्टेंट P&U डिपार्टमेंट, जहाँ पे आपका जो रिफाइनरी वाइज वैकेंसी है वो इस तरीके से प्रेजेंट है। देन हमारे पास पोस्ट कोड 203 है जूनियर इंजीनियरिंग असिस्टेंट P&U एंड O&M डिपार्टमेंट है। आफ्टर दैट इसमें आपके सिर्फ पानीपत एंड पारादीप में ही वैकेंसीज आई हुई हैं। आफ्टर दैट जूनियर इंजीनियरिंग असिस्टेंट एंड जूनियर टेक्निकल असिस्टेंट इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रिकल, पोस्ट कोड नंबर 4, एंड ये है आपकी नंबर ऑफ द वैकेंसीज इन सारी रिफाइनरीज में। फिर हमारे पास आता है मैकेनिकल में जूनियर इंजीनियरिंग असिस्टेंट रिक्वायर्ड है एंड जूनियर टेक्निकल असिस्टेंट आपके मैकेनिकल में ही रिक्वायर्ड है, जिसका पोस्ट कोड 205 दिया है। एंड ये सारी टोटल नंबर ऑफ द पोस्ट है जिनको आप चेक कर सकते हैं। फिर आपका क्या है, इंस्ट्रूमेंटेशन में जूनियर इंजीनियरिंग असिस्टेंट एंड जूनियर टेक्निकल असिस्टेंट आपका इंस्ट्रूमेंटेशन में ही रिक्वायर्ड है। एंड ये सारी वो जगह है जहाँ पे ये सारे आपके रिफाइनरीज में पोजीशंस अवेलेबल हैं। आफ्टर दैट आपके पास आता है जूनियर क्वालिटी कंट्रोल असिस्टेंट, एंड देन हमारे पास आएगा जूनियर इंजीनियरिंग असिस्टेंट फायर एंड सेफ्टी, एंड उसके बाद यही है, ठीक है। ये 1 से लेके 8 तक, यानी कि 201 से लेके 208 तक 8 अलग अलग तरीके की पोस्ट हैं, अलग अलग डिपार्टमेंट्स में है। रिफाइनरी वाइज डिवीजन यहाँ पे प्रेजेंट है, जिसे एक एक करके पढ़ने की मुझे जरूरत नहीं है। आप मेरे पीछे भी देख पा रहे होंगे, मैं थोड़ा साइड हो जाती हूँ, शायद तब भी नजर आ रहा होगा। तो आप अपनी लोकेशन के अकॉर्डिंग, आपके पास जो भी जहाँ पे भी आप पोस्टिंग चाहते हैं उसके अकॉर्डिंग उसी पर्टिकुलर डिपार्टमेंट के लिए क्या कर सकते हैं, अप्लाई कर सकते हैं। तो ये तो हो गई हमारे पास कि कौन कौन सी पोस्ट है एंड कहाँ कहाँ पे पोस्ट आई हुई है। उसके बाद ये सारा रिजर्वेशन का बताया गया है PWBD कैंडिडेट्स के लिए, कि वहाँ पे उन लोगों के लिए भी आपकी जो पोस्ट है वो कुछ रिजर्व पोस्ट है। अब
दूसरी बात आती है कि पोस्ट वाइज क्वालिफिकेशन क्या है, जो कि एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। आप लोगों को समझ लेना चाहिए इस चीज को एंड ध्यान से देखना भी चाहिए। मैं पीछे कोशिश करूंगी साइड हट जाऊं जिससे कि आप स्क्रीनशॉट भी ले सके साथ के साथ में। तो जूनियर इंजीनियरिंग असिस्टेंट फॉर प्रोडक्शन पोस्ट कोड 201, उसमें आपकी जो क्वालिफिकेशन मांगी है वो क्वालिफिकेशन है कि आपने 3 साल का डिप्लोमा किया हो केमिकल इंजीनियरिंग, केमिकल टेक्नोलॉजी, फर्टिलाइजर, पेट्रोकेमिकल इंजीनियरिंग, पेट्रोकेमिकल टेक्नोलॉजी एंड सो ऑन। साथ ही में अगर आपके पास ये डिप्लोमा नहीं है और आपने किया है बीएससी, बीएससी में आपके पास मैथ्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री या फिर इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री, केमिस्ट्री की जगह पे इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री अगर था तो आप क्या होते हैं, इस पोस्ट के लिए एलिजिबल हो जाते हैं। ठीक है, आपका जो भी डिग्री या सर्टिफिकेट आपका है, आपने ऑब्वियसली एक रिकग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से ही किया हो जिसमें आपके मिनिमम 50% मार्क्स आपने सिक्योर किए हो। तो ये है हमारी फर्स्ट पोस्ट के लिए। सेकंड पोस्ट है आपका P&U डिपार्टमेंट में, उसमें भी आपका क्या मांगा है, 3 साल का डिप्लोमा मांगा है। मैकेनिकल इंजीनियरिंग से रिलेटेड जितने भी हमारे फील्ड्स होते हैं वहां उन फील्ड में, यानी कि मैकेनिकल इंजीनियरिंग में या मैकेनिकल प्रोडक्शन इंजीनियरिंग में, या फिर आपका डिप्लोमा किस में हो, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक्स, इलेक्ट्रिकल पावर सिस्टम, यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे, बहुत अच्छे से प्लीज देख लीजिए। एंड अगर आपके पास डिप्लोमा नहीं है तो उस केस में आपके पास फिर से बीएससी मैथ, फिजिक्स, केमिस्ट्री या इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री से होगा तो बहुत अच्छा होगा। इस पोस्ट के लिए आपको ध्यान रखना है कि आपके पास एक बॉयलर का कॉम्पिटेंसी सर्टिफिकेट होना जरूरी है। ठीक है, अलॉन्ग विद है, ये एंड नहीं है, इनमें से कोई भी एक चलेगा, लेकिन साथ में आपके पास बॉयलर कॉम्पिटेंसी सर्टिफिकेट होना जरूरी है विद सेकंड क्लास, या फिर आपने नेशनल अप्रेंटिसशिप सर्टिफिकेट आपके पास हो इन बॉयलर अटेंडेंट अंडर द अप्रेंटिस एक्ट 1961। तो इसमें से बॉयलर में आपके पास इस पर्टिकुलर पोस्ट में सर्टिफिकेट होना जरूरी मांगता है। ठीक है, देन हमारे पास है P&U O&M में हमारे पास यहाँ पे क्या मांगा है, यहाँ पे आपको वही डिप्लोमा मांगा है। अब ब्रांचेस आप देख सकते हैं कि इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में हो सकता है आपके पास, इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग में हो सकता है, इलेक्ट्रिकल पावर सिस्टम में हो सकता है, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग किसी में भी हो सकता है 50% मार्क्स के साथ में। ठीक है, अनरिजर्व कैटेगरीज के लिए, एंड 45% मार्क्स है आपके SC ST कैंडिडेट्स के लिए। ठीक है, उसके बाद अगर हम बात करें इलेक्ट्रिकल डिपार्टमेंट या फिर जूनियर टेक्निकल असिस्टेंट इन इलेक्ट्रिकल डिपार्टमेंट, 3 साल का डिप्लोमा हो, इसमें से किसी में भी आपके पास इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में हो सकता है, इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग में हो सकता है, इलेक्ट्रिकल पावर सिस्टम में हो सकता है। ठीक है, ये आपको बहुत अच्छे से यहाँ पे नजर आ रहा होगा। उसके बाद में बात करती हूँ मैकेनिकल वालों के लिए, मैकेनिकल इंजीनियरिंग का डिप्लोमा यहाँ पे मांगा गया है, मैकेनिकल प्रोडक्शन का भी चलेगा किसी भी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से। इंस्ट्रूमेंटेशन वालों के लिए इंस्ट्रूमेंटेशन इंजीनियरिंग, इंस्ट्रूमेंटेशन एंड इलेक्ट्रॉनिक्स, इंस्ट्रूमेंटेशन एंड कंट्रोल, applied electronics and so on. Please check it out from here. Then we have the control analyst. कंट्रोल एनालिस्ट में आपका बीएससी मांगा है मैथ्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री और इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री 50% मार्क्स के साथ में। ठीक है, तो ये सारी चीजें आपके पास इनमें से कहीं पे भी क्वालिफिकेशन मैच होती है तो अपनी पोस्ट कोड ये नहीं, आपको इस चीज का ध्यान रखना है। ठीक है, कि आप किस पोस्ट के लिए एलिजिबल होते जा रहे हैं। साथ के साथ देखते रहिए, जूनियर इंजीनियरिंग असिस्टेंट फायर एंड सेफ्टी में क्या मांगा है, सिर्फ 10+2 मांगा है विद सब ऑफिसर कोर्स फ्रॉम NFSC नागपुर और फ्रॉम गवर्नमेंट रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड यूनिवर्सिटी विद वैलिड हेवी व्हीकल ड्राइविंग लाइसेंस। ये कुछ फिजिकल स्टैंडर्ड्स भी यहाँ पे मेंशन्ड आउट है जिनको आप चेक करेंगे। दिस क्वालिफिकेशन होगा BMI बियॉन्ड 28 विद द सिस्टमिक इन्वॉल्वमेंट फॉर कैंडिडेट्स अप टू 35 ईयर्स ऑफ एज। ठीक है, तो ये आपका मेडिकल स्टैंडर्ड्स भी यहाँ पे जूनियर इंजीनियरिंग असिस्टेंट फायर एंड सेफ्टी वालों के लिए मेंशन्ड आउट है। तो आप अपना यहाँ पे मेडिकल स्टैंडर्ड्स भी चेक करने के बाद ही खुद को एलिजिबल पाते हैं, तो ये आप अप्लाई करें। अब इसके बाद हम देखेंगे कुछ इंपॉर्टेंट नोट्स दैट आर रिलेटेड टू द क्वालिफिकेशन पैरामीटर। ठीक है, क्वालिफिकेशन हमने देख ली है, डिप्लोमा, बीएससी इन ब्रांच और सब्जेक्ट जो भी ऊपर स्पेसिफाई है उनके अलावा अगर किसी और सब्जेक्ट्स में आपका डिप्लोमा है तो आप क्या होंगे, विल ओनली बी कंसीडर्ड एज एलिजिबल क्वालिफिकेशन डिप्लोमा। जो ऊपर लिखा है ब्रांच, जहां पे डिप्लोमा लिखा है, जहां पे बीएससी लिखा है, अगर आपके पास एज इट इज क्वालिफिकेशन है तो आप एलिजिबल होते हैं। एंड अगर इन ब्रांचेस के अलावा जो स्पेसिफाइड है किसी और सब्जेक्ट में आपके पास डिप्लोमा या बीएससी की डिग्री है तब आप एलिजिबल नहीं होते हैं, आपको कंसीडर नहीं किया जाएगा। नेक्स्ट है, अगर किसी के पास ये सारी हायर क्वालिफिकेशन है, देख लीजिए जिन लोगों के पास भी हायर क्वालिफिकेशन है एंड उनकी हायर क्वालिफिकेशन इसमें से इस लिस्ट में फॉलो इन करती हैं, तो वो लोग भी क्या होंगे, वो लोग भी एलिजिबल नहीं होंगे। आपने एमबीए किया है, आपने बीटेक किया है, बीई किया है, ठीक है, आपने सीए किया है, एमसीए किया है, सीएमए किया है, यू हैव द लिस्ट इन फ्रंट ऑफ यू।
एंड यहाँ पे इंपॉर्टेंट बात है कि अगर आपने इन सारी क्वालिफिकेशन के अलावा आपके पास कोई और हायर क्वालिफिकेशन है जो यहाँ पे नहीं लाई करती है, उस केस में आप एलिजिबल होते हो। तो ध्यान रखिएगा कि इसके अलावा ये पॉइंट है ना, हायर क्वालिफिकेशन अनदर देन द प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन एज मेंशन्ड अबव। आपके पास प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन नहीं हो सकती है, बट आपके पास नॉर्मल हायर क्वालिफिकेशन हो सकती है, शैल नॉट बी अ डिसक्वालिफिकेशन। उस केस में आपका डिसक्वालिफिकेशन नहीं होता है, ठीक है। आपका एक्चुअल जो डिग्री है, जैसे डिप्लोमा मांगा है तो डिप्लोमा ही चेक किया जाएगा। आपने उसके बाद में एमए कर लिया है तो वो आप एलिजिबल होते हैं उस केस में, ठीक है। तो ये था ये इंपॉर्टेंट पॉइंट। उसके बाद हमारे पास क्या है, जो चीज हमें चेक करनी है ये कि आप अपने मार्क्स कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं। परसेंटेज आपको कैलकुलेट करनी है। आपका डेट ऑफ बर्थ के लिए आपका जो हायर एजुकेशन का नहीं, आपका जो 10th स्टैंडर्ड का जो आपका सर्टिफिकेट है, आपकी जो मार्कशीट है, वहां पे डेट ऑफ बर्थ लिखी रहती है, वही आपकी डेट ऑफ बर्थ के लिए कंसीडर किया जाएगा। आफ्टर दैट वी नीड टू नो अबाउट, ये सारे कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो आप देख लेंगे। हमें जो चीज चेक करनी है वो है इसमें अब कि आपका फीस का क्या रखा गया है। तो फीस के लिए आपका कंसेशन फॉर कैंडिडेट्स बिलोंगिंग टू एससी एसटी कैटेगरीज है कि इन लोगों को कोई भी फीस पे नहीं करनी है अगर आप एससी एसटी पीडब्ल्यूबीडी या एक्स सर्विसमैन कैंडिडेट है उस केस में, ठीक है। एससी एसटी पीडब्ल्यूबीडी कैंडिडेट्स अपियरिंग फॉर द सीबीटी एंड स्किल प्रोफिशिएंसी या फिजिकल टेस्ट विल बी रीइंबर्स्ड। अगर आप लोगों का कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट के बाद यहाँ पे सिलेक्शन प्रोसेस में ना दो चीजें, एक तो कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट है एंड उसके बाद या तो आपका स्किल टेस्ट होगा या फिर आपका प्रोफिशिएंसी टेस्ट होगा या फिजिकल टेस्ट होगा। तो ये जो कैंडिडेट्स हैं एससी एसटी पीडब्ल्यूबीडी कैंडिडेट्स, अगर वो लोग इस स्किल टेस्ट के लिए एलिजिबल होते हैं या एसपीपीटी के लिए एलिजिबल होते हैं तो उनको सेकंड क्लास का रेलवे फेयर भी रिम्बर्स कराया जाएगा, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा। उसके बाद मिनिमम एंड मैक्सिमम एज लिमिट है हमारे पास। मिनिमम एज लिमिट है 18 साल, ठीक है, एंड मैक्सिमम एज लिमिट है 26 ईयर्स, जिसको आप कैलकुलेट करेंगे 31/12/2025 को। आपकी एज 26 साल से ज्यादा नहीं होनी चाहिए विदाउट रिजर्वेशन। अब रिजर्वेशन की बात आती है तो सेंट्रल गवर्नमेंट के जितने भी रिजर्वेशन के रूल्स हैं वो आप अप्लाई कर लेंगे अपनी कैटेगरी के अकॉर्डिंग एंड देन आप यहाँ पे रिजर्वेशन का एडवांटेज ले सकते हैं, ठीक है। जैसे कि 5 साल का हमारे पास रिलैक्सेशन होता है रिजर्वेशन का फॉर एससी एसटी कैंडिडेट्स एंड 3 ईयर का रिलैक्सेशन होता है फॉर द ओबीसी नॉन क्रीमी लेयर कैंडिडेट्स एंड सो ऑन। तो यहाँ पे आप पढ़ सकते हैं कि आपका एज कितना होता है और कितना नहीं होता है। उसके अलावा ये पूरे टेबल बना के भी समझाया गया है कि जो जनरल कैटेगरी है उनका मैक्सिमम एज 26 ईयर्स है, एससी एसटी वालों के लिए 31 ईयर्स हो जाता है, ओबीसी नॉन क्रीमी वालों के लिए 29 ईयर्स हो जाता है क्योंकि 3 ईयर्स का रिलैक्सेशन यहाँ मिलेगा। पीडब्ल्यूबीडी एंड एक्स सर्विसमैन कैंडिडेट्स के लिए ये सारा रिजर्वेशन, एज का रिजर्वेशन यहाँ पे प्रेजेंट है, ठीक है। अब सिलेक्शन हमारे पास कैसे होने वाला है, तो सिलेक्शन के लिए हमारा क्या किया जाएगा, कंप्यूटर बेस्ड एक टेस्ट है वो लिया जाएगा आपका, ठीक है। आपका कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा एंड उसके बाद आपका एक या तो फिजिकल टेस्ट हो जाएगा या आपका स्किल टेस्ट हो जाएगा या प्रोफिशिएंसी टेस्ट हो जाएगा, जो कि सिर्फ आपका क्वालिफाइंग नेचर का ही होने वाला है। तो आपको किस पे ध्यान देना है, आपको कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट पे ध्यान देना है। इंपॉर्टेंट बात क्या है कि जो कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट है उसमें आपके ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन आएंगे। 100 क्वेश्चन होंगे, एक मार्क का, एक नंबर का एक क्वेश्चन होगा एंड आपको 120 मिनट्स में उसको कंप्लीट करना होगा, ठीक है। देन एक ही दिन में आपका पेपर हो जाएगा एंड उसके बाद इसमें बताया गया है कि जो क्वेश्चन पेपर होगा उसमें 75 मार्क्स, यानी कि 75 मार्क्स का आपका सब्जेक्ट की नॉलेज, जिस पोस्ट के लिए आप अप्लाई कर रहे हैं ना, इलेक्ट्रिकल से है तो 75 मार्क्स का आपका इलेक्ट्रिकल से आने वाला है, मैकेनिकल से है तो मैकेनिकल से आने वाला है, ठीक है। देन न्यूमेरिकल एबिलिटी के 15 मार्क्स के क्वेश्चन आएंगे एंड जनरल अवेयरनेस के आपके 10 नंबर के क्या आएंगे, क्वेश्चन आने वाले हैं। देन आपका जो पेपर है, जो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आएंगे वो सिर्फ 2 लैंग्वेज में आने वाला है, या तो इंग्लिश में आपका क्वेश्चन होगा और हिंदी में आपका क्वेश्चन होगा। इन 2 लैंग्वेज के अलावा आपको क्वेश्चन नहीं नजर आएंगे। एंड बहुत अच्छी बात यहाँ पे ये है कि अगर आप कुछ गलत भी कर देते हैं ना तो उस केस में आपका नेगेटिव मार्किंग यहाँ पे नहीं प्रेजेंट है। देयर इज नो नेगेटिव मार्किंग फॉर द रॉन्ग आंसर विच इज लाइक अ गुड थिंग। अगर आप कहीं पे एक आधा परसेंट नहीं भी श्योर होते किसी क्वेश्चन में तो उस केस में भी आपका क्या हो जाएगा, यू कैन हैव द चांस कि आप फ्लूक से यानी कि तुक्के से भी आपका आंसर ठीक हो सकता है यहाँ पे, ठीक है। तो ये हो गया आपका
क्या कि आपका सिलेक्शन कैसे होने वाला है। तो एक्चुअली आपको सिर्फ एक ही पेपर देना है, उसके बाद आपका फिजिकल टेस्ट हो जाएगा या स्किल टेस्ट हो जाएगा, ठीक है, जो कि सिर्फ क्वालिफाइंग नेचर का ही है। उसमें भी आपको ये नहीं कि मेरिट लिस्ट में उसका इम्पैक्ट होने वाला है, मेरिट लिस्ट में इन्हीं चीजों का इम्पैक्ट आने वाला है। आप सेंटर्स क्या होंगे, किस डेट को एग्जामिनेशन होगा, सेंटर्स की इन्फॉर्मेशन आपको कहाँ मिल जाएगी, आपका जब कॉल लेटर आएगा उसी में आपके सेंटर की इन्फॉर्मेशन लिखी होगी। लिखा हुआ है कि बार बार अपनी वेबसाइट को आप चेक करते रहिए, ठीक है ना। हर एक कैंडिडेट को मेरिट लिस्ट में आने के लिए कम से कम 40% मार्क्स यहाँ पे कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट में लाने पड़ेंगे। तो ये आपको ध्यान रखना है कि कम से कम 40% मार्क्स आएंगे, तभी आपके क्या होगा, यू विल बी एबल टू एंटर इनटू द मेरिट लिस्ट, ठीक है। अब ऑनलाइन एक और यहाँ पे इंपॉर्टेंट चीज है कि IOCL ने आपको मॉक टेस्ट भी अवेलेबल कराया जाएगा। जो आपके प्रैक्टिस टेस्ट होते हैं ना, रियल एग्जामिनेशन से पहले आपको प्रैक्टिस टेस्ट दिया जाएगा, मॉक टेस्ट दिया जाएगा। आप अच्छे से उस मॉक टेस्ट की प्रैक्टिस भी कर सकते हैं, उसका लिंक आपका एक्टिव हो जाएगा। तो सारे के सारे कैंडिडेट्स को ये सलाह दी जाती है कि आप टाइम टू टाइम वेबसाइट को जरूर चेक करते रहिएगा, ठीक है। तो ये था इस बारे में ये कि पेज एंड पर्क्स कितनी होने वाली है। तो पेज एंड पर्क्स में जो सबसे ऊपर लिखा था कि 25,000 रुपए से लेके कुछ लाख रुपीस तक आपकी जो पे है वो जाने वाली है। उसी के साथ साथ में आपको ये सारी फैसिलिटीज भी यहाँ पे दी जाएगी। आपको मेडिकल फैसिलिटी दी जाएगी, आपको प्रोडक्टिविटी इंसेंटिव भी दिया जाएगा, उसी के साथ साथ में आपको परफॉर्मेंस लिंक्ड इंसेंटिव्स भी होंगे, आपके पास लीव ट्रेवल कंसेशन होगा, आपके पास एक्सीडेंटल इंश्योरेंस एंड व्हाट नॉट। देयर आर सो मेनी थिंग्स दैट आर रिटन ओवर हियर, ऑल दीज थिंग्स विल आल्सो बी पेड टू यू। तो बहुत अच्छे वाली जॉब ये होने वाली है, डू नॉट वरी, ठीक है। अब यहाँ पे क्या बोला है कि अपॉर्चुनिटी फॉर वुमेन। तो जो वुमेन कैंडिडेट हैं वो सारे कैंडिडेट्स, इतना सारा लंबा चौड़ा ना बता देती हूँ कि आप लोग पोस्ट कोड नंबर 204, 205 एंड 206 के लिए ही एलिजिबल है। यानी कि ये पोस्ट के नाम है, ये पोस्ट कोड आपके प्रेजेंट है। आपको अगर अप्लाई करना है तो आप इनमें से ही किसी पोस्ट के लिए अप्लाई करेंगे। अगर आप एलिजिबल हैं तो आप एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या करेंगे, चेक कर लेंगे, ठीक है। देन आफ्टर दैट बहुत लंबा ये आपका एडवर्टाइजमेंट हो जाता है यहाँ पे। हाँ, फीस कितना होने वाला है। तो फीस जो आपका जनरल EWS एंड OBC कैंडिडेट्स है उन लोगों के लिए फीस आपकी रखी गई है 300 रुपीज, एंड उसके अलावा मेरे ख्याल से किसी और की फीस नहीं है। बाकी लोग फीस से क्या हो जाते हैं, एग्जेम्प्टेड हो जाते हैं, ठीक है। तो जनरल EWS एंड OBC नॉन क्रीमी लेयर कैंडिडेट्स के लिए फीस आपकी है ₹300। हाउ टू अप्लाई, आपको ऑनलाइन ही अप्लाई करना है। ये सारी आपकी अप्लाई करने की इंफॉर्मेशन है जिसको आप अच्छे से पढ़ सकते हैं अगर आपको अप्लाई करना नहीं आता है, एंड स्टेप वाइज आप जा सकते हैं। सबसे पहले आपको रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा, रजिस्ट्रेशन के बाद में आपको फीस पे करनी पड़ेगी और अपना फोटोग्राफ्स एंड सारे डॉक्यूमेंट्स यहाँ पे आपको प्रेजेंट कराने होंगे। अब उसके बाद ये लास्ट में एक टेबल दी गई है जिसमें सारी डेट्स मेंशन्ड आउट है। तो आपका ऑनलाइन एप्लीकेशन स्टार्ट हो गया है 20 दिसंबर 2025 से। लास्ट डेट है यहाँ पे 9 जनवरी 2026। तो 9 जनवरी 2026 पे आपको ध्यान देना है, आपको याद रखना है कि 9 जनवरी तक आपको अप्लाई कर देना है। उसके बाद में कॉल लेटर कब इश्यू हो जाएंगे, 7 डेज बिफोर द कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट, ठीक है। अब कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट कब होने वाला है, तो उसकी टेंटेटिव जो डेट है वो रखी गई है कि लास्ट ऑफ द मंथ ऑफ जनवरी, लास्ट वीक ऑफ जनवरी में आपका कंप्यूटर बेस्ड हो जाएगा टेंटेटिवली। एंड उसके बाद जो आपका रिजल्ट है वो 2 हफ्ते बाद, यानी कि अगर लास्ट वीक ऑफ द जनवरी में आपका टेस्ट रखा जाता है, फरवरी के 2nd या 3rd वीक तक आपका रिजल्ट भी आ जाएगा, ठीक है। एंड उसके बाद आपका सिर्फ एक क्वालिफाइंग नेचर का स्किल टेस्ट या प्रोफिशिएंसी टेस्ट या फिर आपका फिजिकल टेस्ट होने वाला है, उसे आप सिर्फ सिंपली क्वालिफाई करेंगे, उसमें मेरिट का कोई आपको इम्पैक्ट नहीं होगा। आपको तैयारी करनी है अपने कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट की, तो हो सकता है कि आने वाले साल के फर्स्ट क्वार्टर में ही आपके पास ये इतनी अच्छी जॉब आप लेके बैठ जाए। तो अपनी पूरी तैयारी कर लीजिए, ठीक है। बहुत अच्छे से सारा सिलेबस भी मेंशन्ड आउट है, ठीक है। जो सबसे ज्यादा जहां पे आपको फोकस करना है वो फोकस होना चाहिए आपके सब्जेक्ट पे, जहां से आपके एक्चुअली क्वेश्चन आएंगे। और अगर आप 75 के 75 क्वेश्चन, 75 में से चलो 70 भी मार्क करके आते हो ना, तो नोबडी कैन टेक यू आउट फ्रॉम दिस पर्टिकुलर वैकेंसी। सो गिव योर बेस्ट, अच्छे से पढ़ाई कीजिए, ठीक है। कोई भी और परेशानी होती है तो उस परेशानी को कमेंट बॉक्स में लिख के मुझसे पूछ लीजिए। एंड भरोसा रखिए कि जो भी वैकेंसी है सब बिल्कुल ट्रू वैकेंसीज है, इसमें कोई भी फॉल्स वैकेंसी, मैं मेरी इंटेंशन से कभी भी फॉल्स वैकेंसी की वीडियो कभी नहीं बनाऊंगी, जस्ट फॉर द सेक ऑफ मेकिंग अ वीडियो, ठीक है। तो चलिए अब चलती हूँ, आपके लिए दूसरी वीडियो, दूसरी वैकेंसी भी सर्च करनी है, प्लस मेरे जो काम है वो तो है ही, ठीक है। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिएगा। जय हिंद, नमस्ते, बाय बाय, थैंक यू।